हाँ, आप बोलो। हाँ सर, एक्चुअली सर क्या हुआ, जैसे हाउसेस के कारक है, जैसे फॉर एग्जांपल 11th हाउस है। हम्म। अब सर उसको सैटर्न गवर्न कर रहा है, राइट। अब 11th हाउस के भी बहुत सारे कारक्स है ना। तो जैसे एक्वेरियस जो साइन है सर, अब उसको सर मैं सैटर्न से रिलेट करूंगा। सर एक्वेरियस का जो मेरे को आंसर मिला ना, जनरली ना, मैं सर आपने लिखा था कि सैटर्न ऑब्लिक राहु करके आपने बताया था कि राहु भी काइंड ऑफ उस बिल्कुल साइन बिल्कुल को गवर्न करता बिल्कुल है। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। जो डिराइव किया ना, जनरली वो राहु से रिलेटेड ही डिराइव कर पाया। सैटर्न से सर बिल्कुल मतलब नेगेटिव थिंग्स ज्यादा मिल रही थी, और सर अगर कारक तत्व को ले लेंगे तो सर वो साइन को ना, मतलब मैं एकदम समझ तो पा रहा हूँ मैं क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा लग रहा है अगर मैं कारक को ऐड कर रहा हूँ उसे तो। मैं वो उसका तुमने नेचर साइंस की नेचर साइन जो साइन मैंने बताए हैं तुमको, अरे एक चीज याद आ हम्म गई। बिल्कुल करेक्ट टाइम पे हम्म याद आ गई। अगर मैं ये चीज भूल जाता ना तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। हम्म ठीक है। हम्म। हाँ, पहले तो मेरे को ये बताओ आप कि आपने ये हम्म। साइंस के जो फिजिकल फॉर्म में वो देखे हैं, बुक्स वगैरह में होते हैं। सर ऐसे तो देखो हम वन देखा टू तो नहीं थ्री है बाकी। देखो ये तो हम 1 2 3 करके पढ़ रहे हैं कि भाई ये पहला एरी हम्म चाहिए। आप इनको स्टडी करो। व्हाट आर द हम्म मेष राशि में मेष क्या है? व्हाट इज मेष? मेष एक राम है। राम मतलब एक अ, भेड़ की तरह एक वो होता है, जानवर होता है। उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। हम्म समझ में आ रही है? हम्म टॉरस देखोगे क्या है? आपको सांड दिखेगा टॉरस में, भैंसा टाइप का। उससे कुछ ना कुछ निकालो। ठीक है। हम्म तुला राशि क्या है? तुला है। ठीक है, तराजू है। क्या रिप्रेजेंट करता है? हम्म बैलेंस। हम्म सेवंथ हाउस क्या है? सेवंथ हाउस में लिब्रा पड़ता है, क्या है वो? आप फर्स्ट हाउस हो। हम्म दैट इज योर सेल्फ। ठीक है। हम्म आपको हम्म। कंप्लीट कौन करता है? लिब्रा। आपको बराबर लिब्रा। कौन करता है? बैलेंस कौन करता है? लिब्रा। आपका पार्टनर। वो तराजू ये समझा रहा है आपको। बैलेंस में करके चलनी है। मेल लिब्रा जो है वो फीमेल फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी का वो है हम्म। बैलेंस। ठीक है। मेष क्योंकि है भी वो किसकी कौन है लॉर्ड? शुक्र। शुक्र मंगल। वीनस। मंगल हमेशा उन चीजों को दिखाता है जो सेल्फ से रिलेटेड होती है, ध्यान रखना। मंगल जो चोटें भी दे रहे हैं अच्छा। ना आपको, मार्स चोट का कारक है ना। वो आपकी खुद ही की गलती की वजह से होती है वो चीजें। ठीक है। वो दर्द का कारक है मंगल। और मंगल 8th हाउस का कारक भी है। 8th हाउस में भाई दूसरी राशि पड़ती है ना उसकी, स्कॉर्पियो। आठवें बकरियों। घर को निजी दोष बोलते हैं, पता है आपको? क्या बोलते हैं? निजी दोष। निजी दोस्त। निजी का मतलब क्या है? यार पर्सनल फॉल्ट। समझ गए? यस सर। तो वो प्लैनेट भी जो है उसी तरीके से कहीं ना कहीं एक्ट करेगा। कुछ लोग मांगलिक दोष करते हैं, जिसका अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ये कहीं है। क्या है मांगलिक? हम्म मंगल की प्लेसमेंट जहां पे होगी वहां पे आपकी सेल्फ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, दैट्स इट। हम्म। अब वहां पे राशि देखो कौन सी है, एनिमी है, फ्रेंडली है, उस तरीके से वो एक्ट करेगा। ठीक है। जहां वो ढंग से एनिमी साइन में, जहां वो ढंग से एक्ट नहीं कर पा रहा, वहां पे उसको ढंग से एक्ट करवाना है। यही काम है हमारा। समझ गए? तो ये चीज है, यस सर। प्लैनेट का काम है एक्ट करना। ठीक है, एक्ट करके देना आपको किसी हाउस के फल प्रदान। प्रदान कौन करता है? ग्रह करता है। कैसे यस सर। करता है? कैसे करता है? राशि के थ्रू करता है। क्यों? इन्वायरमेंट है राशि। आप घर में आते हो, लॉक खोलते हो पहले गेट का, तो गेट की जो चाबी है ना वो है राशि। जाना कहाँ है आपने? आप ग्रह हो, जाना कहाँ है आपने? घर में। कैसे जब घुसोगे? चाबी के थ्रू। चाबी किसके पास है? वो गेट में लगी हुई चाबी जो है, वो ताला जो है, वो राशि है। ध्यान में रखना। ठीक है। इस तरीके से समझो, बहुत बड़ी बात है। इसको अगर आपने समझ लिया तो प्रिडिक्शन तो देना यूं चुटकियों का काम है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अभी आप एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार, मतलब शुरू शुरू में क्या होगा, प्रिडिक्शंस दोगे, मैं आपको बोलूंगा भाई प्रिडिक्शंस लिख कर दो। प्रिडिक्शन दो, मैं आपको सिखाऊंगा जब कैसे देते हैं। आप दोगे पहले शुरू शुरू में। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा ना जब आप कहोगे यार ये सब्जेक्ट जो है ये प्रिडिक्शन का है ही नहीं एक्चुअली।
क्योंकि प्रिडिक्शन देना इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग इन एस्ट्रोलॉजी। असलियत में जो डिफिकल्टीनेस आती है ना ज्योतिष में, वो एक चीज में आती है सबसे ज्यादा, दैट इज डायग्नोस। व्हेन यू आर सीइंग समथिंग, आप हॉरोस्कोप के माध्यम से उसको कैसे डायग्नोस कर रहे हो, कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे, दैट इज द मेन स्ट्रगल इन एस्ट्रोलॉजी। ये चीज है। प्रिडिक्शन इज नॉट अ बिग थिंग, ये बात भी ध्यान रखना। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटी चीज है, क्योंकि देयर आर सम प्रिडिक्शन दैट आर यू नो वेरी सरप्राइजिंग। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। आप हर चीज भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये भी मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी चीज बोल रहा हूँ दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एवरीथिंग। यू कैन एनालाइज द सिचुएशन, ठीक है, कि क्या व्यक्ति का चल रहा है, किस प्लैनेटरी दशा में क्या चल रहा है, इवेंट को टाइम आउट कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट सी एवरीथिंग। मैं ये अभी भी बोल रहा हूँ, दैट नीड्स अ हाईली स्पिरिचुअल पावर टू सी ऑल दोस थिंग्स। इस बात को भी मैं बोल रहा हूँ आपको। ज्योतिष के माध्यम से आप स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली, एनालिटिकली हर चीज देख तो पाओगे, ऐसा 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 होने हो सकता है, क्या होगा, ठीक है, ये भी देख पाओगे। कैसे होगा ये देखने के लिए बहुत यू नो स्पिरिचुअल पावर्स चाहिए, जिसको कुछ लोग बोलते हैं सिद्धि। सिद्धि कुछ नहीं है, सिद्धि मीन्स परफेक्शन, दैट्स इट। इसको हम कहते हैं ना, इस पे सिद्धि आ गई, इस पे सिद्धि आ गई। सिद्ध होने का मतलब क्या है, सर्च करना। सिद्ध मीन्स परफेक्ट। आप परफेक्ट कैसे होता है कोई किसी चीज में, आप एक ही चीज को प्रयास करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। प्रैक्टिस एंड पेशेंस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। एक समय ऐसा आएगा हॉरोस्कोप देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, ये चीज होती है। एक समय ऐसा आ जाएगा, इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदे के बात करने के तरीके से पता लगा लोगे इसके थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट है, या ये अभी कौन सी प्लानिटरी दशा से गुजर रहा है, ये कौन से, इसके क्या कॉम्बिनेशन है हॉरोस्कोप में। ये चीज होती है। ठीक है, तो सिद्धि, सिद्धि जिसको हम कहते हैं, दैट इज परफेक्शन, और समय के साथ आता है। विजडम भी समय के साथ आता है। ठीक है, विजडम ऑल्सो कम्स विद, देखो, पढ़ तो यहाँ पे लोगे, लर्निंग तो यहाँ पे ले लोगे, इंटेलेक्ट तो बढ़ा लोगे, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें समय के साथ ही आती हैं, ये भी मैं बता दूं। इट डज नॉट कम कि भैया एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, एक महीना कर लिया, एक साल कर लिया तो हो गया। नहीं, प्रैक्टिस करोगे समय के साथ साथ। विजडम एक ऐसी चीज है जो समय के साथ आती है। क्या करना है वो बुद्धि बता देगी, कैसे करना है वो नॉलेज बता देगी, करना है भी कि नहीं करना वो विजडम बताती है। समझ गए, ये चीज होती है। और टाइम टू टाइम ग्रो हो जाएगी, जस्ट फोकस ऑन द स्टडीज। अब बस कर्म पे ध्यान दो। ठीक है, कर्म मतलब जो आपका पढ़ाई से रिलेटेड है, कि प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। जो आ रहा है प्रैक्टिस करो, स्टे हम्बल। और एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो नो ईगो शुड बी देयर, अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टे हम्बल। जरूरी नहीं है हर किसी से चार्ज ही करो, जरूरी नहीं है हर किसी से चार्ज ही करो। जो आपके पास नीडफुल आता है उसकी मदद करो। ठीक है, ज्ञान इसलिए नहीं लिया जाता कि पैसा कमाओ केवल, ज्ञान भले के लिए किया लिया जाता है, ध्यान में रखना इस चीज को। समाज के कल्याण के लिए लिया जाता है। जो जिस ज्ञान से समाज का कल्याण ही नहीं हो रहा, उसका करोगे क्या, फायदा क्या है उसका, बता दो जरा मुझे। ठीक है ना। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई चार्ज भी मत करो, क्योंकि आप कभी कभार क्या होता है कि लोगों को आप चार्ज नहीं करोगे, दे डोंट सी द वैल्यू, बात ये भी होती है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हर किसी से चार्ज ही करो। कोई नीडफुल आ रहा है जिसकी कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि उससे आप चार्ज कर रहे हो बहुत हैफ्टी अमाउंट, या ये और वो। आप फ्री में भी दो, 10, अगर 10 जनों को पेड दे रहे हो तो 2 जनों को अगर फ्री में भी दे दोगे कुछ नहीं जाएगा। द पर्पस ऑफ नॉलेज इज टू मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। किसी भी विद्या का जो मेन पर्पस होता है ना, वो यही होता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाना। वरना जीव तो धरती पे बहुत है, ठीक है, समुद्र के अंदर भी है, धरती पर भी है, जीव तो बहुत है, और आकाश में भी है। लेकिन बुद्धिजीवी इंसान को ही क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि वो नेचर का एक ख्याल रख सके। केवल इंसानों का नहीं, पूरे प्रकृति का एक वो कर सके, कल्याण कर सके, वो मदद कर सके कल्याण में। ठीक है,
चलो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से। मैंने राशियों में आपको करा दिया था, है ना। और खुला था। एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जो आपको काफी हेल्प करेगा और ज्यादा एक्सपैंड करने में चीजों को। ठीक है, जिसको हम कहते हैं भवत भवम। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी लेसर यूज्ड कंसेप्ट है बाय एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कम लोग यूज करते हैं इसको, लेकिन इसका जो फायदा है ना इस कंसेप्ट का, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। वो अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। इसका जो एक्चुअली में मेन फायदा आपको दिखेगा बाद में, जब एडवांस में जाओगे थोड़ा, जब टाइमिंग करने लगोगे इवेंट्स को। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, आपको इवेंट दिख नहीं रहा होगा लेकिन वो हो जाता है लाइफ में। हॉरोस्कोप में भी ऐसा कभी कभार लगेगा कि भाई ये चीज दिख नहीं रही, लेकिन यार घटित तो हो गई। वो ये कंसेप्ट क्लियर करता है, भवत भवम। क्या बोलते हैं, भावत भवम। लिख लो इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एक मिनट को। भगवत भवन क्या कहता है, एक एक कुंडली ड्रॉ करो आप, उससे थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। एक हॉरोस्कोप ड्रॉ करो। ठीक है, भगवत भवन क्या कहता है कि सपोज करो कोई हाउस है, थर्ड हाउस है मान के चलो आप। ठीक है, या मान के चलो फिफ्थ हाउस है। तो वो जितना हाउस है ना लगन से, कितना हो गया लगन से, कितना हो गया फिफ्थ हाउस, पांच हो गए। वन टू थ्री फोर फाइव। उतना ही उस हाउस से अगर आप काउंट करोगे तो उसी हाउस का हायर ऑक्टेव आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि फिफ्थ हाउस का अगर हम भवत भवन देखें तो फिफ्थ से फिफ्थ कौन है, कौन सा हाउस आया, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस क्या है पता है आपको, पंचम भाव का हायर ऑक्टेव है वो। मतलब कि पंचम भाव आपकी बुद्धि, पंचम भाव आपकी बुद्धि है अगर, तो नाइन्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस अगर आपकी लर्निंग है, आपका इंटेलेक्ट है, तो नाइन्थ हाउस क्या है, उसी बुद्धि से जन्मा इंटेलेक्ट, विजडम, नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन है, नाइन्थ हाउस क्या है, हायर एजुकेशन। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड हाउस का भवत भवम हाउस कौन सा होगा, सेकंड से सेकंड कौन हुआ, फोर क्यों हुआ भाई, आपको वो हाउस भी तो गिनोगे। थर्ड हाउस सर, थर्ड थर्ड। थर्ड हाउस हुआ। ठीक है, मतलब वेल्थ का भी हायर ऑक्टेव क्या हुआ, आपके एफर्ट्स, धन अर्जित कहां से करोगे, मेहनत से, परिश्रम से। इसलिए जरूरी नहीं है कि सेकंड हाउस ही पैसा दे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, आप एक चीज नोट करना कि फर्स्ट और सेवंथ हाउस, इन दोनों के भगवत भवन ये खुद ही होता है। फर्स्ट हाउस तो खुद ही होता है, फर्स्ट का फर्स्ट कौन हुआ, मतलब
सेल्फ का सेल्फ कौन हुआ? आप खुद। सेवंथ का जो भगवत भवन होता है वो भी लगन ही होता है। मतलब आपको कंप्लीट कौन कर रहा है? आपका स्पाउस। और आपके स्पाउस को कंप्लीट कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। ठीक है। इन दोनों के अलावा बाकी हर घरों के भगवत भवन होते हैं। मतलब सेवंथ हाउस का भी जो है लगन ही होता है। छठे से छठा। छठा डिजीज है। उससे छठा कौन है? 11th। डिजीज का हाइयर फॉर्म। छठा भाव सेवा। सेवा भावना है, भाव है। बताया था आपको। और 11th हाउस उससे भी बड़ी सेवा भाव है। उससे भी बड़ा सेवा भाव है। एनजीओ पढ़ाया था ना। 11th हाउस में एनजीओ आते हैं, है ना, संस्थान आती हैं। ये चीज है। अगर छठे भाव से आप कोई कंपटीशन क्लियर कर रहे हो तो 11th हाउस से भी आप कंपटीशन क्लियर कर रहे हो, ये बात ध्यान में रखना। भाई उसका हायर ऑक्टेव है। समझ गए? उसी की छत्र छाया मान के चल लो आप। आठवां घर लॉन्जिविटी का है। प्राइम हाउस ऑफ लॉन्जिविटी। सेकेंडरी हाउस ऑफ लॉन्जिविटी कौन होगा? उसका भी हायर ऑक्टेव। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। करेक्ट। ठीक है। एक बात ध्यान में रखना। कोई भी हाउस है उससे 12वां घर, जिस तरीके से लगन का 12वां उसका लॉस है, उसी तरीके से हर एक हाउस का 12वां जो है ना, उसको नेगेट करता है, उसका क्या है? लॉस है वो। अगर अगर 8वां भाव आपकी आयु को बताता है, तो 8वें को नेगेट कौन कर रहा है? सप्तम भाव। आपकी आयु को कौन नेगेट कर रहा है? 7th हाउस। इसलिए 7वें घर को मारक भाव भी बोलते हैं। लिख लो ये। और 8वें घर का हाइयर ऑक्टेव कौन है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को नेगेट कौन कर रहा है? सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस इज द हाइयर ऑक्टेव ऑफ व्हाट? ऑफ मारक। सेकेंड हाउस जो है ना, वो 7th हाउस से भी बड़ा मारक है। क्यों? क्योंकि वो 8वें का जो हायर ऑक्टेव है उसको नेगेट कर रहा है। समझ गए? समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉर्ड सबसे बड़ा मारक प्लैनेट होता है, सेकेंड लॉर्ड। फिर प्लैनेट सिटिंग इन दी सेकेंड हाउस। फिर 7th लॉर्ड। फिर प्लैनेट सिटिंग इन दी 7th हाउस। ये मारक प्लैनेट्स हैं, ध्यान में रखना। ये मारते हैं। मारक का मतलब होता है ये मारेंगे। मृत्यु भी कहीं ना कहीं इन्हीं प्लैनेट्स की दशाओं में होती है लोगों की। मारक का मतलब होता है ये मारेंगे व्यक्ति को। और मृत्यु का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ये मर जाएगा या इसकी डेथ हो जाएगी। मृत्यु का इतना मतलब नहीं होता खाली। आप किसी व्यक्ति की भरी सभा में अगर बेइज्जती कर देते हो ना, वो भी उसके लिए मृत्यु तुल्य ही होता है। एक इज्जतदार आदमी की अगर आप कर दो। तो मृत्यु के काफी फॉर्म्स हैं। जरूरी नहीं है कि मृत्यु का मतलब डेथ ही होता है। इट इज नॉट नेसेसरी। इट ऑल्सो मीन्स एन अनफॉर्चुनेट इवेंट में आकर। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज का ध्यान में रखना।
मृत्यु जो वर्ड है उसका खाली मतलब मृत्यु का मतलब डेथ नहीं होता। हाँ, लेकिन मारक का मतलब जरूर ये होता है कि ये मारेगा। अब किस वे में मारेगा वो हम स्टडी करेंगे, अपने कारक तत्वों के हिसाब से करेगा परेशान। ठीक है, ये मारक प्लैनेट्स होते हैं। एक कैटेगरी होती है बाधक, एक कैटेगरी होती है बाधक। बाधक प्लैनेट्स कौन होते हैं? बाधक प्लैनेट ना हम उन प्लैनेट्स को बोलते हैं जो बाधाएं क्रिएट करते हैं। आपके हॉरोस्कोप में एक प्लैनेट हमेशा बाधक प्लैनेट होगा। ऑब्स्ट्रक्शंस कहते हैं बाधक को, हम इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेट करूं, बाधक मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन। जो चर लगन के लोग होते हैं ना, जो लोग चर लगन के होते हैं, मूवेबल लगन के होते हैं, मतलब 1 4 7 10 लगन के अगर होते हैं जो लोग, उनके लिए जो 11th लॉर्ड होता है ना वो बाधक होता है। तो उनके लिए 11th लॉर्ड बाधक होता है, जो चर स्वभाव के लगन के होते हैं। जो स्थिर लगन के होते हैं उनके लिए 9th लॉर्ड बाधक होता है। और जो दूर स्वभाव लगन के होते हैं, डुअल साइंस के लगन के होते हैं, उनके लिए 7th हाउस ही मारक होता है, और 7th लॉर्ड ही मारक होता है, और 7th लॉर्ड ही बाधक होता है। समझ गए? बाधक का मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करना। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि भाई मतलब स्थिर लगन वालों के लिए 9th हाउस का जो 9th हाउस है वो बाधक बनेगा, हाउस भी और लॉर्ड भी? क्यों? ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि जो स्थिर लगन के लोग होते हैं ना, स्थिर लगन है, तो वो लोग ना भाग्य के भरोसे ज्यादा बैठेंगे, मे बी इस वजह से। इसलिए 9th हाउस जो है उनके लिए बाधक है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये बाधक प्लैनेट्स हैं। इनके लॉर्ड जहाँ पे बैठेंगे वो कहीं ना कहीं वहां पे बाधाएं क्रिएट करेंगे। ठीक है। शाहरुख खान का आप अगर हॉरोस्कोप देखो शायद तो वो फिक्स लगन का ही है। शाहरुख खान का अगर आप हॉरोस्कोप देखोगे तो फिक्स लगन का ही है। एक सेकंड नोट करो। शायद लियो लगन का है वो, है ना? उसने अपने इंटरव्यू में खुद ये बात बोली है, जब उसके फादर की डेथ हुई थी उसके बाद उसका प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ था लाइफ में। समझ रहे हो? तो बाधक क्या करता है आपकी लाइफ में, जो एक पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड कोई प्रोग्रेस चल रही होती है ना, प्रोग्रेस में बाधाएं लाता है, दैट्स इट। मारक का मतलब क्या है? आपको ये मारेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में, किसी ना किसी वे में मारेगा। ठीक है। और व्यक्ति ना, चाहे वो बाधाएं हों, चाहे वो
कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उसको होती पता है कब है? जो वो उस जगह से ना एक्सपेक्टेशंस करने लग जाता है, उस जगह को नोटिस करने लग जाता है, जो जो चीज उसको नहीं मिल रही होती। कई लोगों की लाइफ में आपने देखा होगा कि उसका स्पाउस ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधाएं क्रिएट करता है। कौन से लगन के लोग होंगे? धुआं लगन। कई 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 लोग ऐसे देखे होंगे आपने जिनका सोशल सर्कल ही उनके लिए बाधाएं बन जाता है, बाधाएं क्रिएट करता है। कौन से लोग हैं? चर स्वभाव के लगन के लोग हैं। समझ गए? तो ये चीजें होती एस्ट्रोलॉजिकली हम समझ सकते हैं क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं है। जी बोलिए बिल्कुल। सर जैसे एक छोटा सा डाउट, जैसे जो चार लगन वाले हैं, उनका सोशल सर्कल उनके लिए बाधा क्रिएट कर सकता है। तो सर जो जैसे 11th हाउस तो डिजायर्स को भी दिखाता है, तो सर डिजायर्स किस तरीके उसकी से किसी डिजायर के भी लिए बाधक बनेंगी हो सकती बाधाएं, है? उसकी डिजायर्स ही उसके लिए बाधाएं बन जाएंगी भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। उसकी जो खुद की एक्सपेक्टेशन है उसके लिए वो बाधाएं बन जाएंगी। इसलिए चर लगन वाले क्या है, चर क्या है, मूवेबल है। उसको एक चीज चाहिए, मिल गई, दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए। एक जगह टिकेगा चर लगन वाला कभी? उसके डिजायर्स कभी एक जगह टिकेंगी नहीं टिकेंगी। इसलिए वही डिजायर्स उसके लिए क्या बन जाती हैं, बाधाएं। वही डिजायर उसके लिए बाधाएं क्रिएट कर जाती हैं। एक मिली तो दूसरी चीज की, उस चीज की वैल्यू नहीं करी, दूसरे पे चला गया। समझ रहे हो ना? किसी चीज से इच्छाएं उसकी जो है बाधाएं बन जाती हैं। उसकी जितनी फुलफिलमेंट होती रहेंगी डिजायर्स, उतनी ज्यादा उसके लिए चीजें बाधक बनते जाएंगी। समझ रहे हो? ये चीज है। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने ना बहुत ही ज्यादा, उनके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट था, उन्होंने ऐसी चीजें नहीं बता दी। ऐसे नहीं बता दिया ये चर स्वभाव के लोग हैं तो इनका ऐसा होगा, ये स्थिर के हैं तो ऐसा होगा, ये दूर स्वभाव के लोग हैं तो ऐसा होगा, नहीं। उन्होंने कोडेड लैंग्वेजेस में चीजें बताई हैं, हम आज भी नहीं समझ पाए उनको। आज भी मैं बोल रहा हूँ, जो पहले के क्लासिकल टेक्स्ट हैं, अगर उनको अगर 100% डिकोड कर लिया जाए ना, तो क्या चीज नहीं पता करी जा सकती, ये बताओ मुझे। क्या चीज ऐसी है जो दुनिया में जो नहीं पता करी जा सकती? तो ये चीज है, समझ गए आप? चर लगन का क्या है, स्थिर लगन का क्या है। मैं लॉजिक दे रहा हूँ, आप और समझते रहो अपने आप, दिमाग लगा के आगे कि ऐसा क्यों है। क्यों को अगर खोजते रहोगे ना, तो बहुत कुछ फाइंड आउट कर जाओगे। वो क्यों के, वो क्यों को ढूंढने में ही खाली बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है? तो भवत भवम आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, ध्यान में रखना। आप कभी कभार सोचोगे कि भाई फिफ्थ हाउस जो है वो चाइल्ड बर्थ दे रहा है, चल रही नाइन्थ हाउस की दशा है, चाइल्ड बर्थ हो गया, होगा ऑब्वियसली। क्यों, किसका हायर ऑक्टेव है वो? फिफ्थ हाउस का हायर ऑक्टेव है वो, इसलिए होगा। आप सोच रहे हो मुझे एजुकेशन करनी है, या इस व्यक्ति की एजुकेशन होनी है, इसलिए फिफ्थ लॉर्ड की तो दशा चल नहीं रही, नाइन्थ की चल रही है, फिर इसने एजुकेशन कैसे कर ली? इसका है वो हायर ऑक्टेव, फिफ्थ का है, करेगा 100%। नाइन्थ हाउस की दशा में एजुकेशन भी होगा, चाइल्ड बर्थ भी होगा। ध्यान रखना इस चीज को। व्यक्ति सफर कर रहा है, आपको लग रहा है भाई एट्थ हाउस की दशा चल रही है, कुंडली खोल के देखी, पता चला इसका तो थर्ड हाउस की दशा रन कर रही है। समझ रहे हो? तो ये भगवत भवम उन चीजों को क्लियर करता है आपके, जो कोई और कंसेप्ट नहीं करेगा। तो एक तरीके से समझ लो कि उसकी हायर मिरर है ये इमेज, भगवत भवम। और ये बहुत कम यूज होने वाला कंसेप्ट है, जबकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
आप कुछ लोगों को ऐसे देखोगे जो डिजीज से सफर कर रहे हैं, आपको लगेगा भाई छठे घर की होगी इसकी दशा चल रही होगी। आप देखोगे नहीं यार, छठे घर की तो चल नहीं रही, इसकी तो सबसे गेनफुल दशा चलनी चाहिए, चल रही है इस समय 11th हाउस की, फिर ये कैसे सफर कर रहा है। अरे भाई 11th हाउस कौन सा हाउस का हायर ऑक्टेव है? 6th का। आप ये भी समझो, 6th का तो है ही वो, और किसका है? 12th से 12th भी है वो, समझ रहे हो? ऐसे ही नहीं बोल दिया मैंने आपको कि 11th हाउस इज द मोस्ट मेलेफिक हाउस इन द हॉरोस्कोप एंड 11th लॉर्ड इज द मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप। त्रिषडाया, 3 हाउसेस बताए मैंने, त्रिषडाया द मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट्स इन द चार्ट। थर्ड लॉर्ड, 6th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। तीसरा मेलेफिक है, तीसरे से बड़ा मेलेफिक कौन है? छठा, छठे से बड़ा मेलेफिक कौन है? 11th, 11वां भाव। ठीक है। केंद्र में सबसे बलवान कौन सा है? एक से बलवान चौथा, चौथे से सातवां, और सातवें से ज्यादा कौन है? 10th हाउस। इसी तरीके से त्रिकोण में सबसे ज्यादा कौन है? फिफ्थ, फिफ्थ से फिफ्थ कौन है? 9th, 9th हाउस। ठीक है। तो ये चीज है, इनको समझो, ये कनेक्टेड है। हॉरोस्कोप में हर एक हाउस किसी न किसी हाउस से कनेक्टेड है, ये समझो आप। और क्रिएटिविटी पता है किसको कहते हैं? क्रिएटिविटी किसको कहते हैं? जब अपनी कुंडली से ना, आप अपनी कुंडली से ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि भाई आपके छोटे भाई के साथ क्या हो रहा है, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। कैसे कैसे आती है ये क्रिएटिविटी? आपके छठे घर की दिशा चल रही है, आपके लिए कंपटीशन के लिए बढ़िया है। छठे घर में मेलेफिक्स है भाई, कंपटीशन के लिए बढ़िया है भाई, इसके लिए शत्रुओं के लिए बढ़िया, मतलब वो है कि ये कंपटीशन करेगा, ठीक है, चैलेंजेस देगा, एनिमीज को डिफीट करेगा अपनी लाइफ में। अब क्रिएटिविटी किसको कहते हैं? थर्ड हाउस कौन से सिबलिंग्स को दर्शाता है आपके? सिबलिंग्स का है, यंगर यंगर। यंगर सिबलिंग्स का। आप देख रहे हो कि यार आपका जो छोटा भाई या बहन है, वो मेंटली बहुत सारा डिस्टर्ब है। क्यों है भाई? दशा आपकी चल रही है, दशा आपकी चल रही है, प्लेनेट आपका एक्टिवेट है छठे घर में। क्यों मेंटली इतना डिस्टर्ब्ड है? क्योंकि आपका तो छठे हाउस की चल रही है, उसकी कौन सी चल रही है? चौथे भाव की। चौथे भाव में कौन सा प्लेनेट है? मेलेफिक। समझ गए? एक समय पे कितने इवेंट्स हो रहे हैं, कितने इवेंट्स हो रहे हैं एक समय पे? आ रही है बात समझ में? और पता चल रहा है कि भाई इसके फादर का प्रमोशन भी हुआ है इसी दशा में, या इसके फादर को थोड़ा प्रोफेशनल ट्रबल भी आया है लेकिन प्रमोशन भी हुआ है, या स्टेटस अपलिफ्टमेंट हुआ है, करियर से रिलेटेड कोई इवेंट हुआ है। समझ रहे हो? कनेक्टेड। एक दशा में आपके लिए वो दशा अच्छी है बुरी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो एट द सेम टाइम और कितनी चीजें करवा रही है ये देखो। मदर के पर्सपेक्टिव से तो थर्ड हाउस एक्टिवेट है, फादर के पर्सपेक्टिव से तो 10th हाउस एक्टिवेट है। समझ रहे हो? बड़े भाई के पर्सपेक्टिव से देखो तो 8th हाउस एक्टिवेट है, और बोलो, उसको भी प्रॉब्लम है? बड़े सिबलिंग्स को या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है। स्पाउस को देखो तो आउट ऑफ कंट्री है। क्यों? 7th से 12th एक्टिवेट है क्योंकि 6th हाउस। एक हाउस की दशा में बहुत इवेंट्स होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। आपके कुंडली केवल आप ही की कुंडली, आप ही के बारे में नहीं बताती, इसका ध्यान में रखना। इंडिया की कुंडली उठाओगे ना, थर्ड हाउस में तीन चार चार प्लेनेट दिखेंगे, चार चार। इंडिया वो कंट्री है जिसके नेबर्स कितने हैं देख लो। हम्म। जी, पूछिए।
सर जैसे यही भगवत भवन के कॉन्सेप्ट में अभी जैसे टेंथ हाउस अगर अपन देखेंगे तो वो स्पाउस का आ जाता है, और टेंथ हम्म। है प्रोफेशन का। उसको अपन कैसे रिलेट कर सकते हैं अब आप इस स्पाउस या तरीके से मत, बिजनेसमैन अब को? आप इस तरीके से मत देखो कि सेवंथ हाउस केवल स्पाउस का है, पब्लिक डीलिंग का भी है ना सेवंथ हाउस, और भी बहुत सारी चीजों का है। ठीक है, बहुत सारी चीजों का है उसके अलावा भी। दुनिया में जिन जिन लोगों से आप मिलते हो स्ट्रेंजर से, उनका भी है। अब टेंथ हाउस पब्लिक लाइफ को दिखाता है। ठीक है, तो पब्लिक लाइफ का भी जो हायर ऑक्टेव है वो कौन सा हाउस है? सेवंथ हाउस। आपकी पब्लिक लाइफ एक्टिवेट सेवंथ हाउस से होती है पहले, तब जाके वो टेंथ में जाती है। जब मिलोगे नहीं तो स्टेटस कहाँ से अपलिफ्टमेंट होगा किसी का? ठीक है, तो दुनिया से मिलोगे नहीं, दुनियादारी से मतलब ही नहीं रखोगे, तो काय का पद प्राप्ति मिलेगी भाई? अब आप कभी कभार क्या होता है ना, देखो आप देखोगे कि भाई इस व्यक्ति की सेवंथ हाउस की दशा चल रही है, इसका प्रमोशन हो गया। अगर ये सर्विस सेक्टर में है, इसका प्रमोशन हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप टेंथ हाउस को देखने में लगे हो। अरे थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, भगवत भवम पढ़ा है ना मैंने, इसको लगाओगे पता चल जाएगा क्यों इसका प्रमोशन हुआ है, वाई दिस हैपेंड। क्योंकि क्या है वो, सेवंथ, खाली सेवंथ हाउस ही थोड़ना है वो टेंथ का भी टेंथ है। आपकी जो पद प्राप्ति है, आपका जो स्टेटस है, उसका भी एक हायर ऑक्टेव है, मतलब वो, समझ गए? तो कभी कभार क्या होता है ना, जो भगवत भवन वाले जो हाउसेज होते हैं, वो आपको जो नॉर्मल हाउस डिलीवर करेगा ना, उससे कहीं ज्यादा दे देते हैं। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का थोड़ा, आपने सोचा छोटा बहुत प्रमोशन है, होगा, लेकिन पता चला भाई सेवंथ हाउस की दशा चल रही है, और पता चला कि उसको तो काफी अच्छे लेवल पे भेज दिया। समझ गए? सेवंथ हाउस की दशा में घर खरीदते हुए भी देखोगे लोगों को आप। क्यों? क्यों? फोर्थ से फोर्थ है, इस वजह से। समझ गए? इस वजह से घर शिफ्ट करते हुए भी देखोगे, इसलिए बाहर जाते हुए भी देखोगे, फोर्थ से फोर्थ है क्योंकि वो। समझ गए ना? जरूरी नहीं है आपको कि आपके लिए कोई दशा अच्छी चल रही है तो वो आपके फादर के लिए भी अच्छी हो, या आपकी मदर के लिए भी अच्छी हो, या आपके भाई बहनों के लिए भी अच्छी हो, या आपके रिलेटिव्स के लिए भी अच्छी हो। ज्योतिष में मैं शुरू से क्या बोलता आया हूँ आपको, कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई चीज बुरी नहीं है। कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई चीज बुरी नहीं है। ध्यान में रखना इस चीज को, हमेशा ध्यान में रखना इस चीज को। आपका जो सबसे गेनफुल पीरियड होगा लाइफ का, वो आपकी मदर के लिए सबसे बेकार पीरियड हो सकता है। हो सकता क्या होगा? समझ रहे हो? आपके पेट के लिए वो डिजीज का पीरियड हो सकता है उस समय। अगर आपके पास कोई पेट है, तो उसके लिए वो बीमारी वाला पीरियड हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपकी दादी के लिए वो हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड हो सकता है। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। दादी कौन सा हाउस है? फादर कौन सा हाउस है? ऐसे मत देखो, फादर कौन सा हाउस है? नाइन्थ हाउस है। तो फादर की मदर कौन सा हाउस होंगी? ट्वेल्थ हाउस होंगी। ट्वेल्थ हाउस। और इलेवंथ हाउस क्या है ट्वेल्थ से? 12वां है। और 12वां बारहवां। हाउस क्या होता है? हॉस्पिटलाइजेशन का है कि नहीं है? आइसोलेशन का है कि नहीं है? लॉस का है कि नहीं है? फिजिकल वीकनेस का है कि नहीं है? इसलिए बोला मैं, क्रिएटिविटी, जेनरेट क्रिएटिविटी। शुक्र का पीरियड चल रहा है भाई, तो बड़ा आराम से कर लोगे तुम काम। शुक्र की ही अंतरदशा चल रही है ना राहु में।
इसलिए ये वर्ड बार बार बोल रहा हूं तुमको। ठीक है ना? इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। अब खोजते रहना कि भाई मेरे पड़ोसी का क्या पीरियड चल रहा है अभी अपने हॉरोस्कोप से। ठीक है, अब देखते रहना कि मेरी गर्लफ्रेंड का क्या चल रहा है ना? देखते रहना, ये सब पता चल जाता है। हॉरोस्कोप ना आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता है, इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि व्यक्ति ना अपने आपको, अगर उसको इन्फॉर्मेशन अगर पढ़नी आ जाए, ढंग से समझनी आ जाए, तो अपने उससे ज्यादा अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी समझने लग जाता है। फैक्ट है ये फैक्ट है। कुंडली वो चीज है जो आपको वो चीजें बता सकती है जो और कोई चीज नहीं बता सकता। क्या है कुंडली? शुरू से पढ़ा है ना हमने। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, बर्थ हॉरोस्कोप जिसको हम कहते हैं, रचना जब पढ़ेंगे तब प्रश्न की बात अलग करेंगे। व्यक्ति पैदा होता है तो उस समय जो स्पेस में प्लानिटरी मूवमेंट्स चल रही होती हैं, उसकी एक पिक्चर क्लिक है वो, उसका एक 2D मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, 3D स्पेस को हम 2D में स्टडी करते हैं, अलग अलग भावों में बांटकर, स्पेस का डिवीजन करके, हर एक भाव का कोई ना कोई मतलब बनाकर, जो ऋषि मुनियों ने दे रखा है ना। बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही साइंटिफिक चीजें हैं। ठीक है, जो कि नॉट प्योरली साइंस भी बोल सकते हैं। हाँ, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो खाली हम साइंस का ही वो दर्जा नहीं देके उसको स्पिरिचुअल लेवल पे भी लेके जाते हैं। ज्योतिष वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अमेजिंग है। समझ में आ रहा होगा क्यों बोलता हूँ मैं हमेशा, इट इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट। अब लग रहा होगा अब तो मैं ये देखूंगा वो देखूंगा, है ना? बिल्कुल देखो, जितना जितना खोजबीन कर सकते हो उतना करो। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है भाई। जो शोध नहीं करता ज्योतिष में, उसको अपने आप को ज्योतिषी बोलने का हक नहीं है कोई। हक नहीं है। रिसर्च चलती रहनी चाहिए इसमें। साइंस है क्योंकि विज्ञान कभी रुका है? कभी नहीं रुका। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आप भी बता देता हूँ, पहले भी बताया मैंने, ज्योतिष केवल देश काल पात्र से चलता है, ध्यान में रखना। देश काल पात्र इन तीन चीजों का बहुत ज्यादा बड़ा इन्फो वो है, इन्फ्लुएंस है ज्योतिष में। आप अभी कौन से समय में जी रहे हो, कहाँ जी रहे हो, कौन से देश में हो आप इस समय, कौन सी कंट्री में हो, कौन से समय में जी रहे हो और किन सरकमस्टेंसेज में जी रहे हो, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है। राजयोग, धनयोग, ये तो हर दूसरी कुंडली में देख लोगे आप। लेकिन किस तरीके से फलित हो रहा है वो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक समय पर, एक ही समय पर अंबानी के घर में भी पैदा हो रहा है कोई, और एक ही समय पे एक स्लम एरिया में भी कोई पैदा हो रहा है। दोनों की लाइफ एक जैसी है क्या? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। ठीक है, ये चीज, इस चीज का ध्यान में रखना। दुनिया में ऐसी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे खाने के लिए खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। सूडान जैसी कंट्री हो गई। अब वहां पे कोई पैदा हो रहा है भाई, उससे धनयोग चल रहा है, दशा भी वही चल रही है बचपन से। अब क्या वो पैदा होती है धन जनरेट करने लगे? नहीं, उन लोगों के लिए दो टाइम का खाना खाना ही धन योग के बराबर है। धन है उनके लिए। समझ गए? और धन का मतलब खाली मॉनेटरी गेन्स नहीं होते, पैसा ही नहीं होता। इस बात का भी ध्यान में रखना। ये जो वर्ड्स है ना, इनको हमारे जनरेशन ने गलत तरीके से वो कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। धन का मतलब पैसा नहीं होता खाली जो हम नोट गिनते हैं। धन काफी वे में होता है। ज्ञान भी धन ही है, बुद्धि भी धन ही है, आपके रिसोर्सेज भी धन ही है। ठीक है, आपके पास एक अच्छा सोशल सर्कल है, वो भी धन ही है आपके लिए। समझ गए? ये चीज होती है। राजयोग को लोग क्या समझते हैं भाई, राजयोग है तो राजा बना देगा। नहीं, नहीं भाई नहीं। राजयोग क्यों बोला है? राजयोग डज नॉट मीन ओनली कि राज जो है वो राजा ही करता है, नहीं। राजयोग मीन स्टेटस गिविंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब कि इस दशा के दौरान आपको
कहीं ना कहीं स्टेटस की प्राप्ति होगी। कैसे होगी, कहाँ पे होगी, वो कॉम्बिनेशन बताया, किस हाउस कहाँ बन रहा है, किस हाउस में बन रहा है, कौन सी राशि में बन रहा है ना। हाउस के रिजल्ट आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, राशि के थ्रू आते हैं। देता कौन है, प्लैनेट देता है। तीन चीजों को ध्यान में रख लो, दिमाग में घुसेड़ लो, ठीक है। ये तीन चीजें अगर समझ ली तो बहुत कुछ समझ लिया, समझ लो एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि इन तीनों का ही महत्व है। इन तीनों का ही महत्व है, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट जो है, ऑब्वियस सी बात है, राशि सेट करती है तो भाई उसके जो तत्व हैं वो भी राशि सेट करेगी। उसका जो बिहेवियर है प्लैनेट के एक्ट करने का वो भी राशि सेट करेगी, है ना। ये चीज है। अब मैं आपको बोलूं कि भाई मैं खाना दूंगा आपको, मैं खाना दूंगा आपको, मैं प्लैनेट हूँ, ठीक है। मैं प्लैनेट हूँ, मैं खाना दूंगा आपको। आप हाउस हो, दूंगा किसमें, थाली में दूंगा ना। कैसे दूंगा, थाली, थाली में परोस के दूंगा, वो राशि का काम है, ठीक है। क्या दूंगा, प्लैनेट बताएगा। कैसे दूंगा, राशि बताएगी, ठीक है। किसको दूंगा, हाउस बताएगा, ठीक है। और भाव भाव क्लियर है आपको। प्लैनेट्स के मैंने ऊंच और नीच, एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन पॉइंट बता दिए थे, नहीं बताए थे, करते हैं चलो। देखो, लिखो, सूर्य का एक्सॉल्टेशन राशि बता देता हूं मैं आपको। डिग्रीज वगैरह जो है ये आप बुक से देख लेना, बुक मैंने जो दी थी उसमें दे रखा था ना एक्सॉल्टेशन डिग्री क्या होती है। एक मिनट वेट करो। एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन लिखो, टॉपिक लिखो, एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन, उच्च और नीच। तो सूर्य का एक्सॉल्टेशन जो राशि है, उच्च की जो राशि है वो है एरीज, मंगल, मंगल की जो राशि है एरीज, ठीक है। और इसकी जो डेबिलिटेशन राशि है, डेबिलिटेटिव राशि है, उच्च मेष में होता है, नीच तुला में होता है, लिब्रा राशि में। और दोनों में लिख लो 10 डिग्रीज। अभी जो डिग्री है ये क्या है, ये है कि जो डीप एक्सॉल्टेशन है वो इन डिग्रीज में होता है, या डीप डेबिलिटेशन जो है वो इस डिग्री में होगा। मतलब कि अगर सन 10 डिग्री एरीज में है तो वो डीप एक्सॉल्टेशन में है। लेकिन इसको इस तरीके से समझ जाओ आप, समझ लो आप कि अगर एरीज में है तो उच्च का है, अगर लिब्रा में है तो नीच का है। होगा वो, क्योंकि जैसे ही वो उस राशि के एनवायरनमेंट में आएगा उसके प्रभाव वैसे हो जाए, होने लग जाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने सर्टेन डिग्रीज बताई हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये डीप एक्सॉल्टेशन और डीप डेबिलिटेशन का है, ध्यान में रखना। चंद्रमा टॉरस में, वृषभ राशि में उच्च का होता है, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में नीच का होता है, दोनों में 3 डिग्री। मंगल कैप्रिकॉन में उच्च का होता है एक्सॉल्टेशन, और कैंसर में नीच का होता है डेबिलिटेशन। बुध, मंगल की जो डिग्री है वो 28-28 है, ठीक है। बुध
वर्गों में, कन्या राशि में उच्च का होता है और पाइसेस में नीच का होता है, 15-15 डिग्री। और देखो, बड़ी हैरानी वाली बात है, जितने भी प्लैनेट्स है ना, ये सब अलग अलग डिग्री, अलग अलग राशियों में जाके जो है ना, अलग अलग प्लैनेट्स की राशियों में जाके ऊंच नीच के होते हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही राशि में जाके उच्च का होता है ना, कमाल की चीज। बुध ही एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही राशि में जाके जो है उच्च का हो रहा है। अब लिखो जुपिटर, बुध का दोनों 15 डिग्री है, एक्सॉल्टेशन, डीप एक्सॉल्टेशन एंड डीप डेबिलिटेशन, दोनों राशि में। बृहस्पति कर्क राशि, कैंसर में एक्सॉल्टेशन यानी उच्च का होता है, और कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में जाके नीच का होता है। नीच का मतलब डेबिलिटेशन, दोनों में 5-5 डिग्री। शुक्र पाइसिस, शुक्र पाइसिस में जाके उच्च का होता है, और वर्गों में जाके, वर्गों में जाके नीच का होता है, 27 डिग्री दोनों में। शनि लिब्रा, तुला राशि में जाके उच्च का होता है, और मेष राशि में जाके नीच का होता है। अब आते हैं राहु केतु। अब इन दोनों को लेकर ना बहुत मत है। कोई कहता है कि भाई जेमिनी में राहु उच्च का होता है और सेजिटेरियस में नीच का होता है। कोई कहता है कि टॉरस में उच्च का होता है, स्कॉर्पियो में नीच का होता है। हम पराशरी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, पराशरी ज्योतिष कर रहे हैं। पराशरी ज्योतिष में महर्षि पराशर ने राहु का जो एक्सॉल्टेशन पॉइंट और केतु का जो एक्सॉल्टेशन या डेबिलिटेशन पॉइंट है, वो मैं बता देता हूँ आपको। राहु टॉरस में उच्च का होता है, और स्कॉर्पियो में नीच का होता है। अब जेमिनी और सेजिटेरियस का क्या रिलेशन है फिर? जेमिनी में आप ये समझ लो कि राहु की मूल त्रिकोण राशि है। देखो, मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। केतु जो है वो उच्च का होता है स्कॉर्पियो में, एक्सॉल्टेशन में स्कॉर्पियो में होता है, और टॉरस में यानी वृषभ राशि में नीच का होता है केतु। उल्टा हिसाब है दोनों का। और केतु की सेजिटेरियस राशि जो है वो मूल त्रिकोण राशि है। कौन सी? सेजिटेरियस। अच्छा, अब एक चीज नोट करना, जितने भी मैंने ऊपर से लेके नीचे तक आपको पढ़ाए हैं ना, सारे प्लैनेट्स के एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन पॉइंट, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी डेबिलिटेशन और एक्सॉल्टेशन पॉइंट्स पढ़ाए हैं, उसमें एक चीज नोट करना कि कोई भी प्लैनेट जहां पर भी एक्सॉल्टेशन में हो रहा है, उसके ठीक सातवें, सातवीं राशि में, सातवें भाव वाली राशि में जाकर वो नीच का हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज क्या बताती है? बताती है कि भाई जो प्लैनेट जहां पे भी जिस तरीके से एक्ट करा है ना, ठीक उसका 180 डिग्री उसके लिए ऑपोजिट है वो। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हाउस का ऑपोजिट क्या है? सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस का ऑपोजिट क्या है? फर्स्ट हाउस है। ट्वेल्थ हाउस का ऑपोजिट क्या है? सिक्स हाउस है। और सिक्स हाउस का ठीक ऑपोजिट क्या है? ट्वेल्थ हाउस है। उसी तरीके से प्लैनेट है। समझ गए? उसी तरीके से प्लैनेट एक्ट करते हैं। सूर्य और शनि के बारे में आपने सुना होगा कि भाई ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं, पुत्र और बेटे का रिश्ता है, खराब था, ये है वो। इसको लेके माइथोलॉजी आपने हिंदू में स्टोरी सुनी होंगी, माइथोलॉजी कहना ठीक नहीं है, स्टोरी सुनी होंगी शनि और सूर्य की, है ना?
कि आपस में नहीं बनती थी इनकी, क्या है वो? एस्ट्रोलॉजिकली समझ में आ ही गया होगा। शनि कहाँ उच्च का हो रहा है? जहां पर सूर्य नीच का हो रहा है। और शनि कहाँ नीच का हो रहा है? जहां पर सूर्य उच्च का हो रहा है। एरीज राशि ईस्ट डायरेक्शन को दिखाती है, दर्शाती है। हम क्या बोलते हैं? सन राइजेस फ्रॉम वेयर? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। हॉरोस्कोप क्या है? फर्स्ट हाउस ना ईस्ट डायरेक्शन है, ध्यान में रखना इस चीज को। फर्स्ट हाउस इज योर ईस्ट डायरेक्शन। तो जो लगन राइज होता है ना, वो उस समय पे कौन सा लगन चल रहा है वो ये बताता है। सुबह उठोगे जब सनराइज होगा ना, उस समय की लगन कुंडली बनाना, उसी समय की हॉरोस्कोप बना लेना। ठीक है। सूर्य फर्स्ट हाउस में दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा? सन राइजेस फ्रॉम वेयर? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, दैट इज वाई। और हर 2 घंटे में अप्रोक्सीमेटली, हर एक राशि के जो ड्यूरेशन है वो अप्रोक्स अप्रोक्स 2 घंटे है। सनराइज से 2 घंटे बाद देखोगे राशि चेंज हो जाएगी, सूर्य 12th हाउस में चला जाएगा, दूसरी राशि आ जाएगी। अगर सन एरीज में था, अगर सन एरीज में था, अप्रैल के महीने में जैसे होता है, ठीक है, तो सुबह सुबह आपने देखा कि भाई लगन जो है वो मेष लगन राइज हुआ है। कौन सा राइज हुआ है? सनराइज के टाइम पे मेष लगन राइज हुआ है, जिसमें सूर्य जो है वो लगन में ही है। 2 घंटे बाद देख रहे हो आप, अराउंड ये 2 घंटे बाद देख रहे हो आप, टॉरस लगन हुआ। ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, मेष के बाद टॉरस आता है। तो सन कहाँ चला जाएगा? 12th हाउस में। ठीक है। सन कहाँ चला जाएगा? 12th हाउस में। फिर उसके 2 घंटे बाद देखोगे सन कहाँ चला गया? 11th हाउस में। फिर उसके 2 घंटे बाद देखोगे दोपहर का समय आ जाएगा, सन कहाँ चले जाएगा? 10th हाउस में। ठीक है, समझ गए? अब ये मूल त्रिकोण क्या होता है? मूल त्रिकोण का मतलब आप ये समझ लो कि वो राशि, वो राशि जहां पर जाकर प्लैनेट को सबसे अच्छा लगता है, जो उसकी फेवरेट राशि है। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा स्पॉट जरूर होगा जहां पे बैठना आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा। जाहिर सी बात है। इसी तरीके से प्लैनेट एक्ट करते हैं। 12 राशियां हैं। अब 12 में से यार कोई ना कोई तो उसकी फेवरेट होगी ना, कि मुझे यहाँ पे पसंद है, तो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है। तो कौन कौन से प्लैनेट की क्या क्या मूल त्रिकोण राशि हो गई बताओ? सन की मूल त्रिकोण उसी की खुद ही की राशि है, लियो। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि खुद की राशि नहीं है उसकी, जहां पे उसका एग्जॉल्टेशन होता है ना, वही उसकी मूल त्रिकोण राशि है, टॉरस, वृषभ। आपके 2 घर हैं, एक घर ज्यादा पसंद है आपको दूसरे से, है ना, ये एक स्पॉट ज्यादा पसंद है, तो वही चीज है, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे रहना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, वो आपका ले मूल त्रिकोण। मूल, समझ रहे हो ना? मूल मतलब योर ओन फेवरेट, जहाँ पे आपको अंदर अंतर आत्मा जो है यहाँ पे आपकी संतुष्ट रहती है एक तरीके से। मूल मतलब ऐसे जड़ होता है, ठीक है, जहां से आपका जड़ से रिलेटेड रिलेशन होता है, जिस जगह से। चंद्रमा की टॉरस है,
मंगल की एरीज, उसकी खुद की दो राशियां हैं, लेकिन पसंद कहाँ पे है रहना भाई मंगल को? पहली वाली राशि में, एरीज में, मेष राशि में। बुध की, जहां पे वो फिर से एग्जॉल्ट एग्जॉल्ट होता है, उसकी खुद की राशि वर्गो, कन्या राशि। बृहस्पति की, उसकी सैजिटेरियस राशि, धनु। शुक्र की मूल त्रिकोण, लिब्रा, तुला राशि। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लैनेट्स की फेवरेट राशियां हैं ये, मेरी नहीं है, ग्रहों की है। शनि की एक्वेरियस, लिख लो, ये याद रहेंगी आपको। एक्वेरियस मूल त्रिकोण। राहु की जेमिनाई, और केतु की स्कॉर्पियो। लिख लो पुलकित, लिख लो, ये एंड में पूछ लेना ये क्वेश्चंस। लिख लो क्वेश्चंस, तो आप बोलो। म्यूट करके बोलो, क्या पूछना चाह रहे हो? राहु की जेमिनाई है, कन्या कह रहा हूँ, मिथुन राशि, और केतु की सैजिटेरियस। अब ये क्यों है वो भी समझ जाओगे आप, क्योंकि कारक तत्व मैंने बता ही दिए कौन से क्या है क्या नहीं है। हाँ बोलो बोलो। सर जो मूल त्रिकोण हमने 159 पढ़ा था, तो ये वाले मूल त्रिकोण और इस वाले मूल भाई त्रिकोण वो में मूल अंतर क्या त्रिकोण है? नहीं था, वो त्रिकोण था। अच्छा। हमने त्रिकोण पढ़ा था, हमने मूल त्रिकोण नहीं। मूल त्रिकोण का मतलब होता है कि उसकी प्लैनेट की जो फेवरेट राशि है, बस इस तरीके से समझ लो आप, इस तरीके से समझ लो, और कोई तरीका अगर समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। सर एक बार वो सन और मून का बस बता दीजिए फेवरेट राशि। सन की अपनी खुद की है, चंद्रमा की टॉरस है, वृषभ। मूल त्रिकोण का मैंने इतना अच्छा आपको बता दिया है तरीका, कि अगर आपके दो घर हैं, या आपको, आप दो घर से भी हिसाब मत लगाओ, क्योंकि देखो चंद्रमा जो है वो अपनी अपने ही घर में जो है वो अपने घर से ज्यादा कहाँ बड़ी एक्ट कर रहा है वो, तो शुक्र के घर में एक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? तो जो स्पॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जहां पे जाके आप सबसे ज्यादा खुश हो, वो है मूल त्रिकोण। जहां पे जाके आप अच्छे तरीके से एक्ट कर पा रहे हो, खुश हो, यू आर हैप्पी, यू आर जॉयफुल, वो है मूल त्रिकोण। बस इस तरीके से समझो इसको, है ना? जब आप चीज को जितना सरल बना सकते हो उतना सरल बना रहे हो, आपको मिल रही है, तो उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करना? कॉम्प्लिकेट करोगे, खुद खुद भी उलझते रहोगे और ज्यादा। आप ढंग से सुनते नहीं हो, मैंने उस समय वो त्रिकोण पढ़ाए थे, वो हाउसेस पढ़ा रहे थे, वो एक अलग चीज है। वर्डिंग्स पे मत जाया करो आप, जो भाव है उसको समझा करो। ठीक है, आपको उच्च का पढ़ा दिया, एक्सॉल्टेशन पढ़ा दिया, डेबिलिटेशन पढ़ा दिया, अभी मतलब पढ़ाया नहीं, इसको अभी स्टडी करेंगे। और ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये प्लैनेट होता है, यहाँ पे ये प्लैनेट उच्च का होता है, यहाँ पे मूल त्रिकोण का होता है, ये एनिमी प्लैनेट्स हैं, ये फ्रेंड प्लैनेट्स हैं, ये न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं। प्लैनेटरी रिलेशंस मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं। प्लैनेटरी रिलेशंस में कुछ नहीं बचा पढ़ने के लिए। अब उसको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सर वो कुछ पैक रिलेशन और एस्पेक्ट्स भी वो भी पढ़ने करेंगे वाले थे हम। करेंगे वो भी करेंगे। ठीक है, तो ये प्लानिटरी प्लैनेट्स मैंने समझा दिया आपको। भवन भवन मैंने आपको समझा दिया। हाउसेज राशि ये समझा दिए, राशियों का मैं आपको डिटेल्स में सारी की सारी वो भेज दूंगा आपको। ठीक है, उनको स्टडी कर लेना, आपने लिख के भेजा, आपने काम कराया, वो भी अच्छा है। उसके अलावा मैं अपना कुछ एडिशनल आपको भेज दूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में भेज दूंगा।
उसको भी पढ़ लेना, दिमाग में घुसेड़ लेना और एक्सपैंड करने की कोशिश करना वहां तक। उतना सीमित मत रहना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बात मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। कभी मत रहना उतना सीमित। राहु पढ़ाया था ना मैंने आपको, 1 का 4 करो, 4 का 8 करो, 8 का 16 करो, 16 का 32 करो। एक्सपैंड करो, एक्सपैंड से भी ज्यादा क्या करो, एक्सप्लोर करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना और ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये चीज है, रुकना नहीं है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, चीज हर चीज मैं नहीं पढ़ा सकता भाई। जरूरी नहीं है मैं हर चीज पढ़ा पाऊंगा। कोई नहीं है ऐसी दुनिया में जो आपको हर चीज पढ़ा देगा। एट दी एंड आपको खुद ही है, खुद ही करना पड़ेगा सब। ठीक है, हम मैं केवल लॉजिक दे सकता हूँ, उस लॉजिक को यूज आपने करना है। हाउसेस को मैंने भवत भवन पढ़ाया आपको, मैंने हाउसेस के रिलेशन बताया आपको कि किस हाउस से कैसे देखते हैं अलग अलग चीजें। ये वो चीजें हैं जो बहुत ही वंडरफुल है, ध्यान में रखना इस चीज को। आप अपने हॉरोस्कोप में आपकी क्या दशा चल रही है, आपका क्या प्लानिटरी पीरियड चल रहा है, उससे आप बहुत चीजें देख सकते हो। अपने रिलेशंस में देख सकते हो लोगों के, और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हो। एक समय पर आपके लिए कोई चीज फेवरेबल है तो कोई चीज अनफेवरेबल भी हो सकती है। गुड और बैड नहीं बोल रहा मैं, ध्यान रखना। अच्छी या बुरी नहीं बोला मैं, मैंने क्या बोला, फेवरेबल और अनफेवरेबल। समझ गए, ये करेक्ट वर्डिंग्स हैं। गुड और बैड, अच्छा बुरा नहीं होता कुछ भी। आपके 5th हाउस की दशा चल रही है, आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल चीज क्या है करनी उस समय पे? 5th हाउस की एक्टिविटीज, ऑब्वियस सी बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक व्यक्ति है, अभी 2023 चल रहा है, 2018 का बॉर्न है, एक बच्चा है 2018 का बॉर्न है, उसकी 5th हाउस की दशा चल रही है। अब क्या मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई तुम्हारी संतान हो जाएगी? क्या बोलूंगा कि भाई 5th हाउस तो संतान संतान प्राप्ति का भी है? क्या बोलूंगा कि संतान हो जाएगी, 4 साल 5 साल की उम्र में वो संतान कर लेगा? नहीं। यहाँ पे क्या यूज होता है, कॉमन सेंस। आगे बात समझ में? क्या बोलेंगे इसका, किस किस चीज का पीरियड स्टार्ट हुआ है इसका? एजुकेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ है। स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा उसको उस समय, अगर उसके पेरेंट्स का सवाल आएगा इस तरीके से कुछ, तो पढ़ाई में लग जाएगा। तो इस चीज का ध्यान में रखना, कॉमन सेंस बहुत बड़ी एक चीज है। एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे, कॉमन सेंस यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है, बच्चों की कुंडली जब भी देखो, उसमें मून, लगन के साथ साथ आपको मून को भी, मैं चंद्र कुंडली जब समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, लगन के साथ चंद्रमा को भी स्टडी करना है, लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली भी स्टडी करनी है। चाहे वो बच्चे के केस हो, चाहे वो फीमेल का केस हो। वैसे तो हर केस में आपको, मेल के केसेस में भी करना है, कुछ केसेस में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस लगेगी चंद्र कुंडली की, ये भी ध्यान में रखना। चंद्रमा की इंपॉर्टेंस ज्यादा लगेगी फीमेल्स के केसेस में, चाइल्ड बर्थ और मैरिज के टाइम पे ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, और हॉरोस्कोप का आपको समझ में आ ही गया होगा, कौन सा हाउस, एक हाउस एक नहीं मल्टीपल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है। एक प्लैनेट एक चीज को सिग्निफाई नहीं करता, मल्टीपल चीजों को सिग्निफाई करता है। ठीक है, आप हर चीज प्रिडिक्ट कर लोगे, इतनी सारी चीजें नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है। हाउ टू प्लान थिंग्स, आपको पता है आपका अभी कौन सा पीरियड चल रहा है और आने वाला पीरियड क्या है, तो आप इस तरीके से चीजों को प्लान करो। अभी सपोज करो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम निकालना है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है। आपको पता है कि भाई जो कंपटीशन क्लियर करने वाली जो मेरी दशा है,
वो आज से 6 महीने बाद, 7 साल, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आएगी। अभी आपकी फिफ्थ हाउस की चल रही है, तो क्या करोगे अभी? अभी से ही प्रिपरेशन चालू कर दोगे। किस चीज की? कंपटीशन क्लियर करने की। जैसी वो दशा आएगी उस समय धड़ाधड़ 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 कंपटीशन देते रहो। कैसे नहीं निकलेगी भाई? 100% निकलेगी। आपको आपका चलता हुआ समय यूटिलाइज करना है और आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करना है। उसी को हम दशाएं कहते हैं, सिचुएशंस। हाउ टू यूज माई करंट टाइम एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पीरियड, इसी को ज्योतिष कहते हैं। जिसने समय की मास्टरी कर ली उसने बहुत कुछ कर लिया। आपकी हॉरोस्कोप में हर एक भाव जो एक्टिव होता है दशा के पीरियड्स में, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोलता है, जो आपके लिए थोड़े आसान से हाउसेज हैं, 1, 5, 9, 4, ये और वो थोड़ा आराम से कर देते हैं। तो थोड़े डिफिकल्ट हाउसेज हैं, 3, 6, 8, 12, वो थोड़ा अपने हिसाब से फिर चलाते हैं, अगर आप नहीं यूज कर रहे हो उनको तो। 8th हाउस की दशा चल रही है। रिसर्च वर्क, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट फील्ड में अगर नहीं हो, या ऑडिट एंड अकाउंटिंग में, या कुछ 8th हाउस की एक्टिविटीज में अगर आप नहीं हो, तो वो पीड़ाएं क्रिएट करेगी। इसको ही बोलते हैं हम हाउस यूटिलाइजेशन, इसको कर्मा अलाइनमेंट भी बोलते हैं, कि आप क्या एक्टिविटी एक समय पर कर रहे हो। दशाएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन व्यक्ति का जो कर्म का पैटर्न है, तो क्या चल रहा है, वो मैटर करता है उस पर्टिकुलर एक दशा के अंदर। देखो, आपकी दशा जिस भी प्लैनेट की चल रही है, वो जिस भी हाउस में है, दो तरीके से चीजें होती हैं। वो प्लैनेट उस हाउस का रिजल्ट देगा, ठीक है, और उस हाउस का यूटिलाइजेशन करके आप उस प्लैनेट को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हो। समझ गए? यस जैसे सर। कि आपकी छठे भाव की अगर दशा चल रही है और हम्म। आपने स्टार्ट कर दी 6th हाउस की एक्टिविटीज, जैसे कि डाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो रहा है? वो प्लैनेट यूटिलाइज कर रहे हो। अब बीमारी होगी आपको, जो आनी थी छठे घर से, नहीं आएगी। इसी को अलाइनमेंट बोलते हैं। आप मेरे से पूछ रहे थे हाउस एक्टिवेशन क्या होता है। हाउस एक्टिवेशन होता है कि आप उस भाव की एक्टिविटी कर रहे हो। समझ गए? यस सर। अभी आपको क्या लगता है, मेरे से पढ़ रहे हो, कौन सा हाउस एक्टिवेट है आपका? 8th हाउस। 8th हाउस है। साथ साथ क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो? 5th हाउस भी एक्टिव। लर्निंग कर रहा है। 5th हाउस देखते। मेरा कौन सा एक्टिवेट है? मैं टीचर हूँ, मेरा 9th एक्टिवेट है। 9th एक्टिव। मेरी दशा भी 9th की ही चल रही है अभी। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। कौन सी पढ़ाई करवा रहा हूँ? हायर हायर टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी। 8th हाउस से भी कनेक्टेड है। समझ गए? तो यस जो सर। चीजें हो रही है ना, वो इस वजह से नहीं हो रही कि अच्छा ये हो गई बस। वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वो होनी थी। वो करा कौन रहे? वो प्लैनेट्स करा रहे हैं, ग्रह जिनको हम कहते हैं। और हम स्टडी किसके माध्यम से कर रहे हैं? कुंडली के माध्यम से कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। समझ गए? यस सर। ये चीज है। तो हम दशाओं पे आए ही नहीं है भाई। ये हम केवल स्टैटिक चीजें पढ़ रहे हैं। दशा इज अ डायनेमिक पार्ट। ठीक है? तो यस समझ सर। में आया क्या? एक कर्मा अलाइनमेंट या हाउस एक्टिवेशन क्या होता है? यस सर। आपका कोई भाव एक्टिवेट हुआ है किसी दशा के में। अब आप चाहते हो कि आपको उस भाव से कोई नेगेटिव रिजल्ट्स ना आए, तो आप क्या करोगे? आप इंटेंशनली क्या करोगे? उस भाव की
एक्टिविटीज करोगे, पॉजिटिव एक्टिविटीज, जो पॉजिटिव होगी। ऐसी एक्टिविटीज जो आप कर सकते हो। आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा था, मान के चलो, ठीक है। क्या करो, ऐसी ऐसी क्या एक्टिविटीज करोगे आप कि आपका थर्ड हाउस अच्छे से यूटिलाइज हो? सर पराक्रम का मतलब पढ़ाई लिखाई का भी कर सकते हैं ना वहां से, कि नहीं नहीं भाई क्या है? पढ़ाई लिखाई कहाँ से आ गई थर्ड हाउस से? तो पराक्रम का तो घर है ना वो सर। ट्रैवलिंग का हाउस है वो। शॉर्ट ट्रेवल्स का है, हाँ। शायद ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट कर दोगे। अवे फ्रॉम होम है वो। कौन, कहाँ से हम्म। बारवा है वो? चौथे से बारवा है। फोर्थ से। घर से बाहर चले जाओगे कुछ टाइम के, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, लिखना स्टार्ट कर दोगे, है ना? डॉक्यूमेंटेशन वर्क स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। या तो आप कर दो, या वो इंटेंशनली क्लाइंट्स खुद करवा देते हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हो वो भी वो ऊपर वाले की ही देन है, मतलब कि वो जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं उन्होंने ही रिजल्ट्स देने हैं। समझ रहे हो? तो हर एक चीज तय भी है, और हर एक चीज में फ्री विल भी दे रही है। फ्री विल क्या है वो मैंने बता दिया आपको। समझ गए? अभी क्लियर हुआ फिर, हाँ। आपकी चल रही है कौन से हाउस की दशा? 12वें भाव की दशा चल रही है आपकी, मान के चलो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। दो चीजें होंगी, या तो इस व्यक्ति के बहुत लॉसेस होंगे, या तो ये व्यक्ति फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाएगा इस दौरान। या तो ये व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होगा, या तो ये व्यक्ति इस समय पे बहुत डोनेशंस करेगा। क्या करेगा? बहुत दान धर्म करेगा। डोनेशन। अब आप मेरे को बताओ, किसी का 6 8 12 चल रहा है, 6 हाउस 8 हाउस 12 हाउस एक्टिवेट है। यस सर। किसी का छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव एक्टिवेट है। बीमारी हो सकती है। यस बीमारी सर, की हो वजह से सकती है। पीड़ा झेलनी पड़ सकती है व्यक्ति को। यस सर। उस पीड़ा की वजह से व्यक्ति के लॉसेस हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकता होगा है। सर। होगा। अब अगर मैं हम इस व्यक्ति को ये बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो, आप ना दान करना स्टार्ट करो ऐसे लोगों को जो अंडर प्रिविलेज हैं, या ऐसे लोगों को जो बीमार हैं या जो पीड़ित हैं किसी बीमारी से। और इसको ना हमेशा गुप्त रखो। गुप्त कौन कौन सा हाउस हो गया? 8th हाउस। एट। एट। तो क्या ये रेमेडी बन गई? बन गया। क्या ये रेमेडी हो गई? अब आप इसको रेमेडी बोल लो, इसको अलाइनमेंट बोल लो, या आपको तीसरा चौथा नाम कोई देना है वो दे दो। लेकिन हमने क्या करा? हमने क्या करा? हमने ज्योतिषीय माध्यम से उन एनर्जीज को क्या करा? यूटिलाइज करा। क्या करा? यूटिलाइज करा। यूटिलाइज। उन एनर्जीज को जो इसको डेथ बेड पे पहुंचा सकती थी, जो इस व्यक्ति को बीमार कर सकती थी, क्रॉनिक इलनेस दे सकती थी, या किसी ना किसी तरीके का इसके लॉसेस करा सकती थी या खर्चे करा सकती थी। हमने क्या करा? उसको शिफ्ट करा। क्या करवा के? इस व्यक्ति का अलाइनमेंट करवा के, कि भाई आप क्या करो, आप डोनेशन स्टार्ट करो। किस तरीके की डोनेशंस करो? सीक्रेट डोनेशंस करो। किन लोगों को करो? अंडर प्रिविलेज लोगों को स्टार्ट करो, या ऐसे लोगों को जो किसी प्रॉब्लम से, शारीरिक कष्टों से, किसी बीमारी से ग्रस्त हो, वो जूझ रहे हैं। समझ गए? यस सर। आप समझ में आ रहा होगा। हम, तो ये चीज है। हाँ। अब 6 8 12 है। एक व्यक्ति क्या होगा ना, 6 8 12 वाला। हाँ, तो किसी की 6 8 12 की चल रही है दशा, ठीक है।
और एक व्यक्ति है, दो लोग हैं जिनकी 6/8/12 की चल रही है। एक व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में आया है सर्जरी करवाने के लिए, जो हॉस्पिटल में आया है सर्जरी करवाने के लिए किसी इशू की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से। और वहीं पर ही दूसरा व्यक्ति है जो उसको ट्रीट कर रहा है, डॉक्टर। उसकी भी 6/8/12 चल रही है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? एक अलाइन होकर चल रहा है और एक एक अलाइन होकर नहीं चल रहा। समझ गए बात को? हाउसेस एक ही हैं एक्टिवेट दोनों के। एक इलाज करने आ रहा है, एक इलाज करवाने आ रहा है। यही सारा खेल है। समझ गए? एक एक चोर का, या जो गैंगस्टर्स होते हैं उनका हॉरोस्कोप देखोगे ना, और उन गैंगस्टर्स को पकड़ के जो मारते हैं पुलिस वाले, उनका हॉरोस्कोप देखोगे, कॉम्बिनेशन सेम दिखेंगे। क्या है फर्क? क्या है? कर्मों का फर्क है। समझ गए? एक सोल्जर और एक टेररिस्ट, कॉम्बिनेशन एक ही है, लेकिन कार्य दोनों के अलग अलग हैं। एक लोगों को मार रहा है और एक लोगों को बचा रहा है। ज्योतिष में हमेशा हमेशा एक चीज आज बता रहा हूं, इसको लिख लो। ये हमेशा ध्यान में रखना, और इसी के माध्यम से आप ज्योतिष को पढ़ो। इसको हम बोलते हैं किस फॉर्मूला। KISS। और केवल ज्योतिष ही नहीं, इसी को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करोगे। हर एक चीज में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चीज। क्या है ये किस? ये वाला किस नहीं है। किसकी फुल फॉर्म है? कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। ठीक है? लिखो, पैक रिलेशन। पैक एंड डेयर्स लिखो, और फिर नीचे लिखो पैक रिलेशन। जन्म कुंडली पढ़ी कैसे जाती है वो आज मैं बताता हूँ। अभी तक बेसिक्स कर लिए थे। जन्म कुंडली पढ़ी कैसे जाती है? एक मेष लगन की कुंडली बनाओ। एक काम करो, मेष की नहीं, टॉरस लगन की बनाओ कुंडली। पैक की फुल फॉर्म क्या है? पैक में P स्टैंड्स फॉर प्लेसमेंट, A स्टैंड्स फॉर एस्पेक्ट, C स्टैंड फॉर कंजंक्शन।
अब आपकी आने वाली क्लासेस जो होंगी वो इन्हीं तीनों पे होंगी सारी। प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। किसी भी हॉरोस्कोप में आप सबसे पहले क्या स्टडी करोगे? आपके सामने मैंने लगन कुंडली खोली है। आप सबसे पहले क्या स्टडी करोगे व्यक्ति का? माइक खोल के बताओ। कौन सा हाउस आप स्टडी करोगे सबसे पहले? पर फर्स्ट हाउस। करेक्ट। सबसे पहले आपको लगन की हालत को देखना है। क्यों? जब व्यक्ति की हेल्थ ठीक रहेगी तभी वो कोई कार्य आगे कर पाएगा। जब तक उसकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक रहेगी तब तक वो आगे कुछ कर पाएगा। अगर उसकी हेल्थ ही गड़बड़ाई हुई है तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आपकी नजर, सबसे पहली नजर लगन पर ही जानी चाहिए। अब स्टडी कैसे करते हैं किसी चीज को, वो मैं बताता हूँ। किसी भी हाउस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है उस हाउस में प्लेसमेंट किस प्लैनेट की है। एसोसिएट कौन सा प्लैनेट है उधर? उधर बैठा कौन सा प्लैनेट है? लिखो सबसे पहली चीज, सबसे प्रथम इंपॉर्टेंस उस भाव में बैठे स्थित प्लैनेट की होती है। दूसरी इंपॉर्टेंस उस भाव को दृष्ट करने वाले ग्रह की होती है। planet aspecting that particular house which you are studying. एंड थर्ड इंपॉर्टेंस उस हाउस के आधिपत्य की, उस हाउस के लॉर्ड प्लेसमेंट। टॉरस लगन की कुंडली बनवाई थी। मंगल को लिखो चौथे भाव में। अब हम चौथे घर को स्टडी करेंगे। माइक ऑन करना। सर फोर्थ हाउस में लिखना ना, मार्स। मार्स, बिल्कुल। कितनी बार बोलूंगा भाई? फोर्थ हाउस में मार्स लिखो। मंगल चौथे भाव में स्थित रहे है टॉरस लगन की कुंडली में। कौन सी राशि है? लियो। बिल्कुल। चौथे भाव को स्टडी करते हैं यहाँ पे। चौथा भाव की चीज क्या है? मदर हाउस, व्हीकल। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है। यस किसके सर। घर का एनवायरनमेंट बताएगा ये भाव? अब ये व्यक्ति आपके पास कुंडली लेकर आया है। आपने इसका चौथा भाव देखा। मंगल बैठा है, मंगल की दशा चल रही है। मंगल बैठा है, मंगल की दशा चल रही है।
जरा साइलेंट करो, मैं कैसे करने पा रहा, म्यूट करो। ठीक है, आपने देखा कि इसके 4th हाउस में मार्स बैठा है और मार्स की ही दशा चल रही है। क्या प्रेडिक्शन दोगे? 4th हाउस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है, इसके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में किसका इन्फ्लुएंस आ गया? मार्स की लॉर्डशिप क्या है? लॉर्डशिप कौन कौन से हाउसेस के लेके बैठा है मार्स? लिख कर दो मुझे चैट में, कौन कौन से हाउसेस की लॉर्डशिप मार्स के पास है? सर 12th and 7th हाउस। 12th एंड 7th हाउस, करेक्ट। 12th हाउस को भी हटा दो। 7th हाउस किस चीज का है? स्पाउस, बिजनेस पार्टनर्स, रिलेशंस। बिल्कुल सही। उनका इन्फ्लुएंस कौन से भाव में आ गया? भाई ये इसके लिए भी अनम्यूट करके बोल दो। सर 4th हाउस में आ गए। 4th हाउस में। तो मैं इस व्यक्ति को कह सकता हूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे स्पाउस की ज्यादा चलती है तुम्हारे मुकाबले, या तुम्हारे घर में आपके स्पाउस का बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर है, डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस है। बोल सकते हैं ये चीज? बोल सकते हैं? यस सर, बोल अब सकते थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, ये तो जनरल प्रिडिक्शन हो गई। राशि कौन सी है? हैं। लियो सर, लियो। कालपुरुष की कुंडली में कौन से भाव में आती है? 5th हाउस में। 5th हाउस संतान का है। बोल सकते हैं कि आपके घर यस में सर। आपके जो स्पाउस का इन्फ्लुएंस है डोमिनेटिंग या लड़ाई झगड़े वाला, वो बच्चों के प्रति ज्यादा है, बच्चों की वजह से है। बोल सकते हैं। बोलोगे मना नहीं करेगा व्यक्ति। दिस इज हाउ टू गिव प्रिडिक्शंस। या मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी मदर से आपकी स्पाउस क्या करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, या आपकी मदर पर आपकी स्पाउस का डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस है? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इधर स्टडीज, और बिकॉज ऑफ चाइल्ड बर्थ, और बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। बोल सकते हैं क्यों बोल रहा हूं मैं बिकॉज ऑफ? राशि कौन सी है वहां? लियो। लियो सर, लियो। समझ गए? और राशि भी अग्नि तत्व है, प्लैनेट भी अग्नि तत्व है, गर्मा गर्मी रहेगी। किसकी वजह से? स्पाउस की वजह से। है कि नहीं है ये चीज? यस सर, है ना। नहीं। 12th हाउस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब 7th हाउस को हटा दो। 12th हाउस किस चीज का था? 12th हाउस मैंने बताया था लॉसेस का है, दादी का भी 12th हाउस है। बोल सकते हैं अगर इस व्यक्ति की दादी है तो सेम एटीट्यूड दादी का किसके प्रति होगा? मदर के प्रति, या डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में। समझ गए? यस सर। या ये तो बोल सर सकते अगर हैं इस इसकी व्यक्ति, इसकी या ये, दादी भी है, हाँ जी स्पाउस। हाँ जी, हाँ, हाँ जी बोलो। दादी भी है, स्पाउस भी है, तो फिर उन दोनों के बीच क्लैशेस होगा क्योंकि दोनों डोमिनेंस होना चाहेंगे, डोमिनेंट होना चाहेंगे। नहीं, दोनों दोनों के बीच में क्लैशेस की बात थोड़ा ना कर रहे हैं हम यहाँ पे। दादी और स्पाउस और बहुत डिफरेंट थिंग्स। लॉर्ड एक है लेकिन हाउसेस तो डिफरेंट हैं उनके। हम अभी स्टडी किसको कर रहे हैं? हम दादी या स्पाउस को कर रहे हैं? नहीं, हम किसको स्टडी कर रहे हैं भाई? इस व्यक्ति के डोमेस्टिक, इसके 4th हाउस को स्टडी कर रहे हैं हम। यही डिफरेंस है प्रिडिक्शन देने में, ध्यान रखना।
अब मैंने सेवंथ लॉर्ड बैठा है वहां पे, इसका मतलब हम सातवें घर को स्टडी नहीं कर रहे, या ट्वेल्थ लॉर्ड बैठा है इसका मतलब हम ट्वेल्थ हाउस को स्टडी नहीं कर रहे। इन हाउसेस के इन्फ्लुएंस को स्टडी कर रहे हैं, किस पर? चौथे भाव को, चतुर्थ भाव पे। ये बोल सकते हैं इस व्यक्ति को जो व्हीकल मिलेगी या घर ये व्यक्ति जो है अपनी शादी के बाद बना सकता है। या ये बोल सकते हैं कि इस समय ये व्यक्ति बहुत एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाला है प्रॉपर्टीज पर इस दशा में, मंगल की। यस सर। ये प्रिडिक्शन दोगे, सामने वाले को मना नहीं करेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, बोल सकते हैं? नहीं बोल यस सकते? सर। बोल सकते हैं। या ये व्यक्ति शादी करेगा उसके बाद ही ये घर बनाएगा, या शादी के बाद इसको ऐसा भी हो सकता है कि ये गाड़ी ले ले। ध्यान रखना स्टडी कौन सा हाउस कर रहे हो, उस हाउस को सेंटर पॉइंट बना के चलो, और उस हाउस पे इन्फ्लुएंस देखो कौन कौन से प्लैनेट्स का। अभी मार्स को भूल जाओ। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है इसी कुंडली में। क्या सैटर्न इन्फ्लुएंस डाल रहा है फोर्थ हाउस पर? यस सर। जैसे? सर एक तो सर एस्पेक्ट से डाल रहा है। एस्पेक्ट से ही डाल रहा है भाई, जी। ये एस्पेक्ट से ही डाल रहा है। कौन से एस्पेक्ट से? थर्ड सर। थर्ड एस्पेक्ट से। ठीक है। कौन सा हाउस पे डाल रहा है? फोर्थ हाउस पे डाल रहा है। तो सैटर्न लॉर्डशिप कहाँ की लेके बैठा है? टेंथ हाउस की, नाइन्थ हाउस की? यस सर, 9th and 10th हाउस। नाइन्थ एंड टेंथ हाउस की कहाँ पे बैठा है? सेकेंड हाउस में बैठा है। यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि शनि का जो प्रभाव है इसके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे, इसके मेंटल पीस पर या इसकी मदर पर है। यस सर। बोल सकते हैं ना कि ये व्यक्ति घर में रहकर भी अपने काम काज की ही बात करता रहता है, या इसके घर पर, या इसके घर पर इसके फादर का इन्फ्लुएंस बहुत है, या इसकी मदर पर इसके फादर का इन्फ्लुएंस बहुत है। यस सर। किस चीज को लेकर? फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर। क्यों बैठा कहाँ है? लाइवलीहुड वाले सेकंड हाउस में। सेकेंड हाउस में बैठा। समझ गए? पहले क्या हो रहा है? यस सर। फोर्थ हाउस पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, ध्यान रखना इस चीज को। सैटर्न इन्फ्लुएंस कैसे डाल रहा है? पहले एक्सपेक्ट कर रहा। उसकी जो लॉर्डशिप्स हैं, एस्पेक्ट तो कर रहा है। पहले जो उसकी लॉर्डशिप्स हैं किसकी? टेंथ हाउस की, कामकाज की, स्टेटस की, वर्क प्लेस की, डोमेस्टिक पब्लिक लाइफ की, उसके उसका इन्फ्लुएंस और उसके फादर का इन्फ्लुएंस, या उसकी डेस्टिनी का, उसके दान उसका जो धार्मिक नेचर का जो एक इन्फ्लुएंस है, वो कहाँ जा रहा है? सेकेंड हाउस पे जा रहा है। फिर सेकेंड हाउस से वो फोर्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। समझ गए? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, एस्पेक्ट के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है। जहां पे बैठा है वो भी जगह इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम सेकेंड हाउस को स्टडी करें, ये व्यक्ति धन अर्जित कहाँ से कर सकता है? कर्म से कर सकता है, भाग्य से पैसा कमाएगा। समझ गए? यस सर। स्नैपशॉट। ये लॉर्डशिप के हिसाब से बता रहा हूँ। कारक तत्व तो शनि के अलग से जोड़ोगे वो एक अलग चीज। सैटर्न रिलेटेड वर्क से कमाएगा पैसे, चाहे वो अल्कोहल यस सर। रिलेटेड वर्क है,
चाहे वो मैकेनिकल वर्क है, ठीक है, चाहे वो आयरन वगैरह। कंस्ट्रक्शन वर्क है, चाहे वो आयरन से रिलेटेड वर्क है। आ रही है समझ में बात? अभी तो हाँ हाँ यस बोलो, सर। जब अकेले बैठ करने बैठोगे तब पता चलेगा। हाँ सर, वो सही और बोल ये रहे हो आप। ये जो चीज है ना, ये केवल मैं तो, मेरे को तो प्रैक्टिस है क्योंकि मैं तो इसलिए वर्बली बोल रहा हूँ बिना देखे। तुमको हाथ से लिख के करना ही है। अब उठाना हॉरोस्कोप्स, और एक के बाद एक हॉरोस्कोप खोलना, अपनी मदर का भी, फादर का भी, ये जितने भी आपके हैं, जितने भी हैं जान पहचान वाले, आप कलेक्ट करो, रिटर्न में लिख कर दो प्रिडिक्शंस, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। दशाएं देखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैंने दशाएं नहीं पढ़ाई आपको। कुंडली कैसे स्टडी करते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ, बता दिया है मैंने आपको आधे से ज्यादा चीजें को। इस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से मैंने बोली है चीजें। यस सर। इंपॉर्टेंस दोगे प्लेसमेंट, फिर एस्पेक्ट, समझ गए? यस सर। प्लेसमेंट, एस्पेक्ट। एक हाउस पे एक से ज्यादा प्लेनेट के भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्स का भी है, सैटर्न का भी है। आप देख यस लो सर। खुद, दो नेचुरल मेलेफिक का अगर इन्फ्लुएंस है फोर्थ हाउस में, तो एक व्यक्ति को लाइफ में कभी मेंटल पीस मिलेगी अगर ये अपने जन्म स्थान में रहेगा? फोर्थ हाउस इज ऑल्सो योर बर्थ नो प्लेस। सर। राज सिंहासन भी बोलते हैं, रहेगा कभी नहीं रहेगा। तो आप क्या बोलोगे कि भाई इतने मेलेफिक का इन्फ्लुएंस दिखेगा, क्या बोलोगे कि भाई आप अपना बर्थ प्लेस पहले ही पूछोगे कि आप अपने जन्म स्थान में हो? अगर व्यक्ति बोलता है हाँ, तो आप ये बोलोगे कि कभी मानसिक शांति नहीं रही होगी, जन्म स्थान में रहे होगे। वो कहेगा बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अपने घर में जाता हूँ अगर, तो ऐसा लगता है कि मैं मतलब कुरुक्षेत्र में आ चुका हूँ। वो कहेगा जब मैं घर से बाहर रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत शांति में हूँ, आनंद आनंद में हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा? चौथा भाव देखोगे, आप देखोगे भाई शनि का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, इस वजह से सैटर्न और मार्स का इन्फ्लुएंस। समझ गए? ये भी एक प्रिडिक्शन बनी। यस सर। इस तरीके से देखा जाता है। सैटर्न का एक और प्रिडिक्शन बनेगी कि भाई इसकी जो फैमिली है उस पर इसके प्रोफेशन का बहुत इन्फ्लुएंस है, ये जो काम काज करता है। और उसी की वजह से इसका जो इमीडिएट फैमिली है, जो मतलब डोमेस्टिक एटमोसफेयर है इसका, वो इन्फ्लुएंस होता है। समझ गए? या ये जो काम काज से जो पैसा धन अर्जित करता है, पैसा कमाता है, उसी की बात होती है बस घर में। हम्म। बोल सकते हैं ये चीज? यस सर। ये भी बोल सकते हैं कि ये जो अपने प्रोफेशन में, अपने जो वर्क प्लेस है वहां पे जो खाना खाता है उसकी बात होती है, वहां पे जो ये पीता है उसकी बात हो सकती है घर में। बोल सकते हैं। यस सर। ऐसे बनते हैं प्रिडिक्शंस। अब इस पर इसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है, हर एक हॉरोस्कोप में। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जय श्री राम, शुभ रात्रि। जय श्री राम सर, शुभ रात्रि।